हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस का। तो इस पूरे वन शॉट के अंदर बेसिक कंसेप्ट सारा का सारा डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही जो कंसेप्ट है उसको समझने में आपको हेल्प करेंगे। ये पूरा वन शॉट देखने के बाद आपको मैट्रिसेस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपका पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन इसी 1-1.5 घंटे की जितनी भी वीडियो बनेगी उसी वीडियो के अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा, और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस का जो सैंपल पेपर है वो भी अवेलेबल है, गॉड क्लासेस का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी अवेलेबल है गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक आपको दिया है वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या वेब के थ्रू भी जा सकते हैं www.godclasses.in। तो वहाँ पर जाके आप ये सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन और फिजिकल कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब मैट्रिसेस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो कई बार बेसिक कंसेप्ट्स में से बनते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार वो क्वेश्चन आप मिस कर सकते हो, इसलिए कंसेप्ट को भी ध्यान से समझो और फिर उनका एग्जीक्यूशन हमें करना है, वो तो हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, या आप कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो डाटा आपको दिया होता है उस डाटा को हम एक रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में जो आपके ऑर्डर पेयर आप यहाँ पर बनाते हो, मतलब जो आप एलिमेंट्स यहाँ पर लिखते हो उसको एक हम पर्टिकुलर सेट में लिखते हैं, मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसके अंदर जो हम जब हम ऐसे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रोज। तो ये हमारे पास रो 1 है, उसके बाद फिर रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, इस तरह से आपके पास यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज है, तो ये रो m है। अगर हम इनको वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हम इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से करके कॉलम n आपके पास यहाँ पर है। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें कि जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसका ऑर्डर क्या है, तो इसके ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं यूजुअली m/n से। m/n का मतलब है कि इसके अंदर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ऐसी n की वैल्यू भी जितनी मर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर m/n से आप इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मैट्रिसेस को देखें तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, मैट्रिसेस को आप एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म देखें, एब्रीविएटेड फॉर्म देखें, तो आप मैट्रिक्स को इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो AIJ, और यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखते हैं m/n। यहाँ पर I और J, ये जो IJ है ये आपको एलिमेंट का एड्रेस बताता है एक तरह से। अगर मैं लिखता हूँ ऐसे A12, तो ये बता रहा है कि भाई ये पहली रो के अंदर है और दूसरे कॉलम के अंदर है। तो पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है, मतलब ये इस एलिमेंट की बात कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा AIJ की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दी होगी, तो वो आपको एक तरह से उस एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है कि आपको पहुँचना कहाँ पर है, और वहाँ पर पहुँच के आप उस एलिमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मान लो 3 दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया A12 की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। और यहाँ पर I की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर m तक के बीच में हो सकती है। m मतलब जो उसके नंबर ऑफ रोज है। अगर इसके अंदर 10 रोज हैं मान लो, तो यहाँ पर आप जो मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, यहाँ पर पहले वाले प्लेस पर, इस प्लेस पर आप 1 से लेकर 10 तक नंबर ले सकते हो अगर m की वैल्यू 10 है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रो अगर 10 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे आपके पास, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है j की। जैसे अगर इसके अंदर मान लो हम कहते हैं कि 4 कॉलम है, तो जो j की वैल्यू होगी आप मैक्सिमम 4 तक ले सकते हो, 1 2 3 4 तक आप इसकी ले सकते हो। और यहाँ पर m की जो वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक ले सकते हो अगर m की वैल्यू 10 है तो, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है हम उसको नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं m/n। लेकिन अगर हमें ये फाइंड करना हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम m और n को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो m और n को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, जैसे मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिखी, एक मैट्रिक्स हमने लिखी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम कहेंगे भाई इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर बन गया 2/3। बस इतना लिख के छोड़ देंगे, ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है। 2 और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैट्रिसेस की टाइप की, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स, जैसे इसका नाम है कि दो मैट्रिसेस को आप कंपेयर करना चाहते हो, तो कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 2/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 की होनी चाहिए, तभी उसके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ईच वन ऑफ देम कंटेन एज मेनी रोज एंड कॉलम्स एज द अदर। तो बात वही है कि भाई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है ए और बी, उसको हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी एम और एन उनका सेम हो। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो भी सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी 2 1 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स है हमारे पास सी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर सभी का ऑर्डर 2/3 और 1/2 है, सॉरी 2/3 है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, सभी का ऑर्डर 2/3 है। तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब इक्वल मैट्रिसेस की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल है या नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये वाला पहला एलिमेंट, यहाँ पर पहला एलिमेंट, यहाँ पर पहला एलिमेंट। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पर तो एलिमेंट अलग आ गया, तो ये वाला एलिमेंट सेम है, तो इसका दूसरा एलिमेंट देखो, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 5 6। तो हम ये कहेंगे कि जो ए और सी है ना, ये तो दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन अगर हम ए और बी को बात करेंगे तो हम कहेंगे ए इज कंपेरेबल टू बी या ए इज इक्वलेंट टू बी। इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है, मतलब आप उसे कंपेयर कर सकते हो, ऑर्डर तो उसका सेम है। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज आल्सो ए कंपेरेबल मैट्रिसेस, बट नॉट एवरी कंपेरेबल मैट्रिसेस इज इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है कि इसके अंदर एक रो होती है पूरी। कॉलम आप जितने मर्जी कर लो, एक कॉलम करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, 100 करो, लेकिन रो उसके अंदर एक ही होनी चाहिए, ठीक है। एक ही रो होनी चाहिए, 2 4 6 1 3 जितने मर्जी हो, लेकिन रो हमारे पास एक ही होनी चाहिए। ऐसे जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए। तो एक कॉलम, रोज के अंदर आप जितनी मर्जी कर दो, 1 2 3 अप टू जितने मर्जी आप रो करो, लेकिन कॉलम उसके अंदर एक ही होता है, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर में हमेशा रो क्योंकि एक ही होगी तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/n। एन डिपेंड करेगा कि आपको कॉलम के एलिमेंट दिए नहीं दिए, कि भाई कितने कॉलम है। अगर कहता है कि 10 कॉलम है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, अगर कहता है कि 5 कॉलम है तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। और ऐसे ही जब आप कॉलम मैट्रिक्स लिखते हो तो इसमें आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ रो नहीं पता हमें यहाँ पर कितनी है, लेकिन कॉलम पता है हमें कि एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा m/1। नल मैट्रिसेस, इसके और भी कई नाम है, जीरो मैट्रिसेस, वाइड मैट्रिसेस। अब इसका मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सब के सब जीरो होंगे, कोई भी ऑर्डर हो, 2/3 हो, 1/2 हो, 5/2 हो, कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा इसका नाम वैसे इसका भी काम, कि जितने रो हैं उतने कॉलम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास अगर 2/2 ऑर्डर की है तो हम ऐसे लिखेंगे भाई 1 कुछ भी लिखो, 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ऐसे ही अगर आपके पास 3/3 की है तो आप 3/3 भी लिख सकते हो, 1 3 5 2 1 4 2 3 7, ये आपके पास 3/3 की हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, इसमें अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट आपको इसी डायरेक्शन में लेने हैं,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेने। क्यों, इसका रीज़न क्या है, अगर देखो हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इन सभी में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इसलिए अगर आप डायगोनल एलिमेंट ऐसे लेना चाहो कि स्क्वायर में तो सर डायगोनल ऐसे भी होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में कंसीडर आपको करना है। अब उसके बाद आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। मान लो यहां पर लिखा 2 3 4, इनके अलावा डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो इसको बोलेंगे आप डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक फॉर्म होती है अगर इसके अंदर ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाए। जैसे मान लो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और बाकी सब 0 हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। कोई भी नंबर आए लेकिन ये सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, चाहे 2 हो चाहे -2 हो चाहे 5 हो कुछ भी हो, लेकिन सारे एक जैसे होने चाहिए, तो उसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद फिर इसी से बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि यह वाले एलिमेंट सेम तो होने चाहिए लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऐसे भी हो सकती है 1 0 0 1, ये 2 by 2 है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसे बेस में ऐसे लिखा मिले I2 लेना है आपको, बेस में यहाँ पर हो गया I3 लेना है, तो इसका मतलब आपको 3 by 3 लेना है, यहाँ पर 2 by 2 लेना है। लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले, सिंपल आई भी लिखा हुआ हो सकता है कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हो सकता है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स लेनी चाहिए, तो जो आप क्वेश्चन में बाकी मैट्रिसेस को देखोगे, अगर बाकी मैट्रिसेस उसमें 3 by 3 है तो 3 by 3 लोगे, अगर बाकी मैट्रिसेस 2 by 2 है तो 2 by 2 लोगे, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो। उसके बाद ऑपरेशंस की बात करते हैं कि मैट्रिसेस में आप क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हो, क्या क्या इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या क्या इसमें आप कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन मैट्रिसेस में कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और उनका सेम ऑर्डर है, देन देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ए और बी के जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। जैसे हमने लिखा कि ए है हमारे पास 3 2 1 5, ठीक है, बी हमारे पास है 1 3 -1 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर सेम है, तो आप इन दोनों का एडिशन कर सकते हो। तो एडिशन करेंगे कैसे, एडिशन के लिए जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, 3 + 1 4, 2 + 3 5, 1 - 1 0, 5 + 2 7। तो ये इनका एडिशन आ गया। ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें भी यही वाला रूल अप्लाई होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हो, तभी आप उनको माइनस कर सकते हो। माइनस करने का तरीका भी यही रहेगा कि आपको इस में से इसको माइनस करना है। 3 - 1 2, 2 - 3 -1 1, अभी ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 5 - 2, ये आ जाएगा a - b। ठीक है, अगर आप ये देखो कि भाई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब आप करते हो तो a + b, चाहे आप a + b निकालो या b + a निकालो, तो इसमें तो आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ उसमें देखो, सब्ट्रैक्शन में देखो, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो a - b जो होता है ये b - a के बराबर नहीं होता। ये कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी यही जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा, भाई a + b और b + a दोनों सेम होता है, तो इसका मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अगर आप a + b करके फिर उसका सम करते हो c के साथ, या पहले a को अलग करके b और c का सम करते हो, बाद में a ऐड करते हो, तो भी रिजल्ट बराबर आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
For any matrix A, there exists a zero matrix of the same order such that A plus 0 equals to 0 plus A equals to A. मतलब जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको अगर आप A के साथ ऐड करो, आप 0 प्लस A करो या A प्लस 0 करो, तो आंसर आपका A ही रहेगा. तो इसका मतलब जो जीरो मैट्रिक्स होती है, ओ मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन मैट्रिक्स. For any matrix A, there exists a matrix minus A such that A plus minus A equals to zero matrix और minus A plus A equals to also zero matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका नेगेटिव आप ऐड कर देते हो तो आंसर हमेशा आपका जीरो मैट्रिक्स आएगा. तो इसका मतलब अगर हम A मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस ए क्या होना है इसका, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स. अगर हम बात करेंगे इसकी A की तो बोलेंगे A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए एंड माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए. तो आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हो. उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि आप किसी स्केलर नंबर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे. तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो A 1 3 2 5. तो ये कह रहा है कि अगर हम इसको किसी स्केलर नंबर, मान लो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 3A निकालूं, तो 3A का मतलब हुआ कि जो A मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. तो ये बनेगा आपके पास 3A. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर आप लैम्डा प्लस म्यू दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करके फिर A से मल्टीप्लाई करो, या फिर लैम्डा A और म्यू A को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो रिजल्ट सेम रहेगा. अगर हमारे पास एक स्केलर है, दो मैट्रिक्स है, तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, लैम्डा A प्लस लैम्डा B. अगर दो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लैम्डा इंटू में म्यू A कर सकते हो, या फिर लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई करके फिर A से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या लैम्डा A को पहले लैम्डा A निकाल के फिर उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो. रिजल्ट सबका सेम रहेगा. अगर माइनस लैम्डा A निकालना है तो लैम्डा A निकाल के उसका नेगेटिव कर दो, या पहले माइनस A निकाल के फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हर तरीके से रिजल्ट आएगा आपका वो सेम ही आएगा. उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अगर आपको आ जाता है तो मैट्रिसेस में वो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी. जैसे एडिशन में क्या था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. उसमें सब्ट्रैक्शन में क्या था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा. लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है वो हम देखते हैं. तो मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो आपको क्या देखना है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n. मान लो जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m बाय n, और जो B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होना चाहिए n बाय p. मतलब कहने का क्या है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, अगर ये दोनों सेम होते हैं, देन ए बी एग्जिस्ट. तो आप A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हो. और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम ए बी का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी का ऑर्डर ऑफ ए बी इज, ऑर्डर निकालने के लिए जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो और बाद वाली के नंबर ऑफ कॉलम, यानी m बाय p. तो ये आपको रूल समझना बहुत ज़रूरी है. एक तो इससे आपको ये पता लगेगा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं. अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में कहता है, वो MCQ क्वेश्चन है, सपोज मान लो ये कहता है कि भाई A हमारे पास है एक 1 2 3, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो 3 कॉलम, और आपके पास B एक मैट्रिक्स है, उसमें कहता है कि यहाँ पर कि 1 2 2 3. अब ये कहता है कि A B को मल्टीप्लाई करो, या व्हाट इज A B, ये पूछता है कि भाई A B क्या है. आंसर में आपको 3 मैट्रिक्स दे दिए, कुछ आंसर दे दिए मतलब 3, और एक में कह दिया कि डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर 1 बाई 3 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ए बी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. आंसर आपका यही आएगा. अगर ये रूल आपको नहीं पता होगा तो फिर आप परेशान रहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में कि मल्टीप्लाई कैसे करें सर, इसको मल्टीप्लाई ये होगा ही नहीं. तो ये रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है. और फिर अगर मान लो मल्टीप्लाई हो भी जाता है तो फिर पूछेगा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी. तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ए का ऑर्डर पता है, आपको बी का ऑर्डर पता है, और दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप सिंपली करेंगे कि भाई जो ए का रो है और जो बी के कॉलम है वही हमारा ए बी का ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है.
उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि ए बी और बी ए, अगर आप ए बी निकालते और बी ए निकालते हो तो ये दोनों बराबर नहीं होते। जैसे माइनस में था ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता, ऐसे ए बी और बी ए भी बराबर नहीं होता। हालांकि अगर नॉर्मल अलजेब्रा की बात करें तो ए बी बी ए सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अगर आप ए बी निकाल के फिर सी से मल्टीप्लाई करते हो या बी से निकाल के ए को बी सी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट बराबर रहेगा। ऑर्डर मैटर करेगा इसमें, आप ए बी सी ऐसे लिख रहे हो ना तो हो सकता है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर बराबर नहीं होगा। आई को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से मल्टीप्लाई करें, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका हमेशा ए ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में वन काम करता है, कि वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम रहता है। ऐसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर वही मैट्रिक्स आएगी जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए इंटू में बी प्लस सी करेंगे तो ये ए बी प्लस में ए सी हो जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी और सी को बराबर कर दो, ए को ए से काट दोगे और बी और सी दोनों बराबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कैंसिलेशन लॉ इसमें नहीं लगता है। लैम्डा ए बी निकाल रहे हो या लैम्डा ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या ए को लैम्डा बी से कर रहे हो तो ये रिजल्ट आपका सेम रहेगा। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए नॉन जीरो हो और बी नॉन जीरो हो, लेकिन जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका जो आंसर है वो जीरो आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं होगा कि आप ए के एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ए के एलिमेंट जो आ रहे हैं उनका स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब है कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर निकलेगा। ऐसे अगर क्यूब है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी उसका ऑर्डर निकाल सकते हो, और इसके अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर ए की पावर m है, ए की पावर n है, तो आप ए की पावर m प्लस n निकाल सकते हो। अगर मेरे को चाहिए कि भाई ए की पावर 2 इंटू में ए की पावर 3, तो मैं ए की पावर 5 वहाँ से निकाल सकता हूँ। ऐसे ए की पावर होल पावर n मतलब पावर की पावर, तो पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा ए की पावर mn। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप पावर कितनी भी कर लो, जैसे 1 की पावर आप कितनी भी करोगे 1 रहता है, ऐसे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी पावर आप जितनी मर्जी बढ़ा दो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही रहेगा। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये एक पोलिनोमियल है और ए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये कहता है कि भाई इस पोलिनोमियल को आप मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपके पास टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कहाँ पर कर देते हैं अक्सर, अगर हम यहाँ पर एफ ए निकालेंगे तो ये तो ऑब्वियस बात है, आप एक्स की जगह ए पुट कर दोगे, यहाँ एक्स की जगह ए पुट कर दोगे, समस्या आती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ। तो क्योंकि हमें सबको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ हमेशा आपको आई लगा देना है, 2i। अगर 3 है तो 3i, आई लिखना जरूर है। जब तक आप आई नहीं लिखोगे तब तक ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट ही नहीं होगा और आपका आगे सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। यहाँ से आप जो भी निकालोगे अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका आंसर गलत ही आना है। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी हमेशा उसके साथ आई लगा देना है, और जहाँ वेरिएबल होगा उसको मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। ए में कन्वर्ट कर रहे हो तो ए लिख देंगे, बी में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिंपल बी लिख देंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी मैट्रिक्स के जब रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हो, रो को कॉलम बना देते हो, कॉलम को रो बना देते हो, तो उसको बोलते हैं हम उसका ट्रांसपोज। जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज के लिए डैश लगा सकते हो ऐसे, या इसके ऊपर ऐसे टी लिख सकते हो, इन दोनों का मतलब ट्रांसपोज होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये पहली रो है इसको आप पहला कॉलम बना दोगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दोगे, तो ये सारा का सारा आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, आपने ये ट्रांसपोज कर दिया, इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगी।
अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ऐसे अगर आप माइनस भी करोगे तो उसमें भी यही होता है कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई में लगाते हैं, अच्छा उससे पहले स्केलर वाला है, अगर आप के a का ट्रांसपोज करते हो, यहाँ पर ट्रांसपोज यहाँ बाहर है, तो अगर आप के a का ट्रांसपोज करते हो तो इसका मतलब है कि आपको ट्रांसपोज करके k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी उसका रिजल्ट जो है ना वो सेम ही रहेगा। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर रिवर्स लॉ लगता है। प्लस में या माइनस में क्या था, सीधा सीधा था भाई, ए का ट्रांसपोज कर दो बी का ट्रांसपोज कर दो, बात खत्म। लेकिन जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो उसमें रिवर्स लॉ लगेगा, पहले बी ट्रांसपोज आएगा उसके बाद फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पर भी रिवर्स लॉ लगेगा। जितनी मर्जी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो, अगर आपको उनका ट्रांसपोज निकालना है तो रिवर्स लॉ लगा दो। 4 है तो पहले कर देंगे डी का ट्रांसपोज, फिर बी का, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा ए बी सी डी का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करते हो, किसी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स में कोई चेंज ही ना हो, जैसी थी मैट्रिक्स वैसी की वैसी रहे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज करने के बाद देखते हो कि मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन साइन सबके चेंज हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, जो माइनस थे वो प्लस हो गए, तो उसको बोलेंगे हम कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो हमेशा जीरो होंगे। अगर वो जीरो नहीं हुए तो कभी स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं सकती। जैसे मान लो स्क्यू सिमेट्रिक आप लिखते हो, एक यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो होना चाहिए, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, अदरवाइज ये बन ही नहीं सकती। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 और 0। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबके साइन चेंज हो गए, एलिमेंट तो वही रहे लेकिन उनके साइन चेंज हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये हमेशा जीरो होने चाहिए। जब तक ये जीरो नहीं होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी बनेगी नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप a प्लस ए डैश करते हो, ठीक है, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हो तो हमेशा आंसर सिमेट्रिक ही आएगा। और अगर आप किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हो तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। अब इसी प्रॉपर्टी से आपके पास एक प्रॉपर्टी और बनती है, कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, पहले वो कैसी भी रही हो, तो उस मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश का मतलब होगा कि वो सिमेट्रिक है, उसका हाफ कर देंगे तो हाफ करने पर भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। फिर हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, उसका भी हाफ कर देंगे तो a माइनस ए डैश का मतलब वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपके पास हमेशा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बराबर ही आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आपको इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करो। तो ये सारे की जो बात हुई, ये सारी बात हुई अभी कंसेप्ट की, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड चीज़ें वो सारी की सारी हम क्वेश्चंस में करेंगे एग्जीक्यूट, कि आपको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a देन i प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल्स टू। इस तरह का क्वेश्चन ये मान के चलो कि MCQ में आने के पूरे चांसेस होते हैं। सेम क्वेश्चन ना हो लेकिन लगभग इसी टाइप का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब i प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है, ठीक है। जब i होता है यहाँ पर तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे हो ना, अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे तो फिर वो गलत है। इसमें आपको ऐसे करना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर यहां से a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर बन जाएगा, a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा, और b को a से करेंगे तो ba हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a b और ba सेम नहीं होते हैं, इसलिए आप इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में उसने बताया हो कि a b और ba दोनों बराबर हैं तो लगा सकते हो,
लेकिन आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स है तो उसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आई ए को मल्टीप्लाई करेंगे या ए आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो दोनों सेम ही होते हैं, तो इसमें आप इसीलिए आइडेंटिटी लगा सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ छोटी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो आप यहाँ पर आई प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो आई का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ai आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। तो ये कह रहा है कि जो ए स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू ए है, तो यहाँ पर हम ए पुट कर देंगे, आई का स्क्वायर करेंगे तो आई ही रहेगा, और आई को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ही आएगी, और ए स्क्वायर की जगह ए कर देंगे, ये हो गया -3a। तो 2a प्लस में ए 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास आई। तो ऑप्शन बनेगा इसमें आपका फर्स्ट। इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका ऑर्डर 2/2 दे रखा है और ए आई जे की वैल्यू ये है। तो ऑर्डर अगर इसका 2/2 दिया हुआ है दैट मीन्स आपको A11, A12, A21 और A22 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम A11 की अगर बात करें तो यहां पर I और J दोनों की जगह हमने क्या रखा है 1 1, तो ये एलिमेंट किसके बराबर होगा I प्लस J यानी 1 + 1, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। अगर हम A12 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + 2 यानी 3 हो गया। अगर A21 की बात करेंगे तो आ जाएगा A2 + 1, ए नहीं लिखना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3 हो गया। और अगर A22 निकालना है तो आ जाएगा 2 + 2 यानी आ जाएगा 4। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 3 3 4, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बन रहा है आपका 2 3 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कहता है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक है, बीच में =2 का साइन है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x - y + z की वैल्यू फाइंड करो। तो अब अगर हम यहाँ से इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो x + y + z की वैल्यू है 9, x + y + z इसकी वैल्यू है 9, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर x + z = 5, फिर थर्ड इक्वेशन है y + z = 7। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ से आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि भाई जो y + z है ना ये 7 है, तो यहाँ पर y + z की जगह आप 7 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा x + 7 = 9। अब x इसको 7 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकल गई आपकी 2। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दोगे 2 + z = 5, तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, और अगर आप y की z की वैल्यू आपने 3 यहाँ पर पुट कर दी तो ये क्या बन जाएगा y + 3 = 7 यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये पूछ रहा है आपसे x - y + z, तो x कितना आपके पास 2 - y + z, तो 3 + 2 5 - 4 यानी आंसर आ गया 1। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास आंसर आ गया, आंसर बन रहा है इसका 1। ठीक है, वहाँ पर बी क्यों लिख दिया हमने, यहाँ पर आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि आपको 3/3 मैट्रिसेस बनानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 होगी। इसमें कह रहा है कि आप यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 रख सकते हो, आप बेशक सारे 0 कर दो, सारे 1 कर दो, या कहीं 0 कहीं 1 कहीं 1 कहीं 0, इस तरह से आप कैसे मर्जी करो, लेकिन 0 और 1 ही रख सकते हो। तो इस तरह की आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट कर करके देखें ना तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी, मैट्रिसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको कैसे करना चाहिए, इसमें आप यूज़ करोगे मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पर 0 और 1 दो एलिमेंट है, तो पहले प्लेस को जब हम फिल करने जाएंगे तो हमारे पास 2 एलिमेंट बने, यानी 2 ऑप्शन बने। अगले प्लेस में आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शन बनेंगे, फिर अगले प्लेस पर जाओगे फिर 2 ऑप्शन बनेंगे। तो इस तरह से करते 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 हर एक प्लेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बनेंगे। तो कितने ऑप्शन है, कितनी प्लेस हैं आपके पास, 9 प्लेसेस हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर 9 और ये होता है 5 1 2। तो ये आंसर आपका 5 1 2। If A is a matrix of type 3/5 and R is a row of A,
देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास 3/5 की, मतलब उसके अंदर 3 रो है, ठीक है, और 5 कॉलम है, इस तरीके से है। तो ये कह रहा है कि आर इसकी कोई एक रो है, तो आप कोई सी भी रो उठा लो, मान लो मैंने ये रो उठा ली, ठीक है, इसको डिनोट कर दिया मैंने आर से। तो इसमें पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। तो आर यहाँ पर क्या हुई, एक रो मैट्रिक्स हुई। तो रो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो तो 1 होती है, तो नंबर ऑफ रो 1 होती है। कॉलम कितने होंगे, जितने इसमें कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/5 और मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा रो मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी हमने कंसेप्ट में पढ़ा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होता है। तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे आप तो 0 -1 28 a -8 0 3b -c +2 2 0, ये ट्रांसपोज आ गया इक्वल्स टू -a का मतलब होगा कि जो a के एलिमेंट है सबके साइन चेंज कर दो आप, तो 0 1 -28 और ये हो जाएगा यहाँ से -a -8 0 -3b -c +2 -2 और 0। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको सॉल्व करो। a -8 की जो वैल्यू है ये बराबर किसकी होगी, 1 के, तो a -8 इक्वल्स टू 1, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 9। उसके बाद जो -c +2 है ये किसके बराबर होगा, -28 के, तो आप c को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो c की वैल्यू बनेगी आपकी 30। उसके बाद 3b की वैल्यू होगी -2, यानी यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो आएगी -2/3। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है 2a + 3b - c, तो 2a का मतलब हो गया a की जगह रख देंगे 9, ठीक है, प्लस में 3b, b की जगह रखेंगे -2/3 c की जगह रखेंगे 30, तो 9 2 जा 18 -2 -30, तो ये हो जाएगा -32, 18 - 32 यानी -14, ये आपका आंसर बनेगा -14। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि शलभ हैज 3 बुक्स 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक while Rashmi has 1 pen 4 book and 5 notebook in their respective school bag. Express the information as a matrix and what is the order of the matrix obtained. तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम है, बुक्स, पेन और नोटबुक, और 2 लोग हैं, एक है शलभ और दूसरी है रश्मि। तो इनके पास क्या है, बुक्स है, पेन है और नोटबुक है। तो शलभ के पास कह रहा है 3 नोटबुक है, 2 पेन है, 3 नोटबुक है। रश्मि के पास 1 पेन है, 4 बुक है और 5 नोटबुक है। ठीक है, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ऐसे मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हो। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से भी तो डिनोट कर सकते हैं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि शलभ को हम यहाँ ले लें और रश्मि को हम यहाँ ले लें और बुक्स इधर आ गई, पेन इधर आ गए और नोटबुक इधर आ गई। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 2 3 1 4 5। तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऑर्डर बनेगा इसका 3/2। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऑर्डर लिखना आप 2/3, अगर ऐसे लिखोगे तो 3/2। अब यहाँ पर हमें किसी और को आगे मल्टीप्लाई तो करना नहीं है इसमें, तो आप जैसे मर्जी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, एक ही मैट्रिक्स है। यहाँ कह रहा है कि एक 3/3 मैट्रिक्स आप बनाओ जिसके एलिमेंट आपको ये दिए हुए हैं। तो 3/3 का मतलब आपको 9 एलिमेंट निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं, आपको A11 निकालना है, ठीक है, A12 निकालना है और A13 निकालना है। उसके बाद फिर अगली रो के निकालेंगे। तो A11 का मतलब क्या हो गया कि I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है। अब दोनों की जगह 1 है तो यहाँ पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 2
3/5, यानी ये बन जाएगा 3/5। जब आप A12 निकाल रहे हो तो I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है, तो 2 × 2 ये 4 हो गया, तो 5/5 मतलब 1 हो गया। A13 का मतलब हो गया कि आपने I की जगह 1 रखना है और J की जगह 3 रखना है, तो 3 × 2 = 6, यानी ये बन जाएगा 7/5। ऐसे आप निकालो सेकंड वाली रो के A21, ठीक है, A22 और A32। तो जब 2 1 निकालेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 4/5। 2 2 रखेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4/5, यानी 6/5। 3 2 रखेंगे, सॉरी 2 3, तो 2 3 आ जाएगा I की जगह 2 और यहाँ पर 3 2 = 6, तो ये बन जाएगा 8/5। ऐसे आप अगली रो के एलिमेंट निकालो, A31, A32 एंड A33। तो 3 1 का मतलब है I की जगह 3 रखो और J की जगह 1 रखो, क्योंकि 2 × 1 2, तो ये 5/5 मतलब 1 आ जाएगा। 3 2 का मतलब हो गया, यहाँ पर 3 रखेंगे, इधर आ जाएगा 2 × 2 4, 7/5। फिर 3 3 रखेंगे तो 3 और 3 2 = 6, यानी आ जाएगा 9/5। तो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या बनी, खाली ऐसे निकाल के मत छोड़ देना, मैट्रिक्स में लिखना है उसको, 3/5 1 7/5, 3/5 1 7/5, फिर क्या 4/5 6/5 8/5 1 7/5 9/5। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब नेक्स्ट में कहता है कि A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, दोनों मैट्रिक्स कह रहा है इक्वल है, तो A और B की वैल्यू बताओ। तो जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी 2A की जो वैल्यू है -6 के बराबर होगी, तो 2A - 6, इट मीन्स A की वैल्यू आ गई -3। B + 1 = 13, तो इसका मतलब B की वैल्यू आ गई 12। यहाँ पर भी आपको A B C D की वैल्यू निकालनी है, तो पहला एलिमेंट यहाँ 4 है, यहाँ पहला एलिमेंट 2A + B है, तो 2A + B की वैल्यू है 4 और 4C प्लस में 3D, इसकी वैल्यू है 24। A - 2B, इसकी वैल्यू है -3 और 5C - D, इसकी वैल्यू है 11। तो इनमें से आपको फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके A और B की वैल्यू मिलेगी और सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करके C और D की वैल्यू मिलेगी। तो हमने सॉल्व किया फर्स्ट और थर्ड को। तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है, इसमें आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको आसान लगे वो लगा लो। मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट में इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 4A + 2B = 8, यह आ जाएगा A - 2B = -3। साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5A, यहाँ से आएगा 5, तो इसका मतलब A की वैल्यू मिलेगी आपको 1। अब A की वैल्यू 1 है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 × 1 + B = 4, तो 2 आएगा, 2 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, B की वैल्यू आ जाएगी 2। तो A की 1 आ गई, B की 2 आ गई। अब ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आपके पास है 4C + 3D = 24। नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 = 15, 3D और ये हो जाएगा 33, फिर इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 57। तो 19 से आप इसको काटोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 3। अब C की वैल्यू आप पुट कर दो, फोर्थ में कर दो, 5 × 3 - D = 11, तो ये हो जाएगा 15। 11 को इधर लाओगे
डी को इधर ले जाओगे तो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 4। तो 1 2 3 4 ये इसकी वैल्यूज आ गई। ए कहता है कि ये डायगोनल ऑफ दिस है, बी कहता है डायगोनल ऑफ दिस है, देन फाइंड 3a माइनस 2b। ये जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसको प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसे आएगा 1 -2 और 5, बाकी सब 0। ठीक है, ये मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर आपको चाहिए 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b। तो 3a का मतलब हो गया कि जितने एलिमेंट है a के इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3, फिर -6, 3 5 जा 15, माइनस 2b। b के जो एलिमेंट है इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनको माइनस करो, तो 3 -6, 3 -6, -6 -0, 15, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये बना आपके पास -3, -6 एंड 23। x और y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों देखो यहाँ कैपिटल में है, कैपिटल का मतलब आपको यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करनी है x और y। तो यहाँ पर x प्लस वाई आपको ये दिया हुआ है, x माइनस वाई ये दिया हुआ है। तो जैसे आप नॉर्मली एलिमिनेशन यूज़ करते हो वैसे यहाँ पर यूज़ करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 13। ये आप सीधा ऐसा करो ना, ऐसा लिखने की बजाय दोबारा ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपके पास सेकंड आ गई, दोनों को ऐड कर दो। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x प्लस वाई है, इसकी लेफ्ट में x माइनस वाई है। यहां से इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, ये आ गया 2x, जैसे -1 + 5 4 हो गया, 13 - 8 5, 2 + 3 5, 4 + 0 4। तो आपको x निकालना है, तो इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 5/2, यहाँ भी 5/2, यहाँ पर 2। अब जो x आपने निकाली है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। x आया आपके पास 2, 5/2, 5/2 और 2 प्लस y इक्वल्स टू में -1 13 2 और 4। तो आपको मैट्रिक्स y फाइंड करनी है, तो इसको आप उस साइड लेके जाओगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा ये 2, 5/2, 5/2 एंड 2। अब देखो -1 में से -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 13 - 5/2, तो 13 2 26 -5 21/2, 2 - 5/2 -1/2, 4 - 2 2। तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास y की। ये बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ कहता है गिवन दैट x का ऑर्डर दे रखा है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का है 2/p, w का n/3, p का है p/k। अब पूछ रहा है कि फॉर n k n p सो दैट 3py + 2wy इज डिफाइंड। तो आपको यहाँ पर कह रहा है 3py और 2wy ये प्रॉपरली डिफाइन हो, तो उसके लिए आपको n k और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, py को देखेंगे कि वो कब डिफाइन हो रहा है। तो इफ py इज डिफाइंड, इफ p का ऑर्डर क्या है, py is defined, then number of column of p equals to number of row of y। तो p का ऑर्डर क्या है आपके पास, देखो p का आपके पास p है, इसके नंबर ऑफ कॉलम है k, ये हो गया k, और y के नंबर ऑफ रो यानी 3, तो k की वैल्यू तो होगी आपके पास 3। ठीक, उसके बाद फिर आप अब यहाँ पर देखो ये स्केलर है, तो स्केलर को आप कोई भी ऑर्डर हो
तो स्केलर को तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3py तो कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि स्केलर का ऑर्डर तो वही रहता है, स्केलर में आपको ऑर्डर वाला कोई पंगा है नहीं। ऐसे अब आप यहाँ पर देखो 2wy, तो इफ़ 2wy इज डिफाइंड देन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ w, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ w इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ y। ये हुआ। अब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ w कितने हैं, w के कॉलम है 3, ठीक है, तो और यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर है, तो मतलब यहाँ तो ये अपने आप ही मतलब डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास एक कंक्लूजन ये आया कि k की वैल्यू 3 हो गई। अब हमें इन दोनों को करना है ऐड, ठीक है। ऐड करने से पहले आपको इन दोनों का ऑर्डर और निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ 3py कितना बनेगा, ऑर्डर ऑफ 3py, तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, जो p के नंबर ऑफ रो होंगे और y के नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 3 क्या बनेगा, नंबर ऑफ रो ऑफ p इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ y। तो कितना बना, p का नंबर ऑफ रो कितनी है, p की नंबर ऑफ रो है हमारे पास p, और y के नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास k, तो इसका ऑर्डर बनेगा p/k। ऐसे अगर आपको ऑर्डर निकालना है 2wy का, तो उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ रो ऑफ w इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ y। तो w का नंबर ऑफ रो कितना है आपके पास, n है, और ये k है। अब हमें इन दोनों को अगर ऐड करना है, अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो इफ 3py प्लस 2wy इज डिफाइंड देन बोथ हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि एडिशन आप तभी कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो दोनों का ऑर्डर इसका ये था, इसका p/k था, इसका n/k था, तो ये सेम कब होगा, तो ये बाद वाला एलिमेंट तो दोनों में सेम है, ये पहला एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से दूसरा कंक्लूजन आ गया आपके पास कि n और p की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो दो कंक्लूजन आ गया हमारे पास इस पूरे प्रोसेस से कि n और p बराबर है और k की वैल्यू 3 के इक्वल है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर, कह रहा है फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2x माइनस 3z। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको x का ऑर्डर और 3z का ऑर्डर ये बताना है। तो x का ऑर्डर कितना है, उतना ही 2x का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ 2x, तो जो x का ऑर्डर है वही इसका 2x का ऑर्डर होगा, यानी 2/n। और ऑर्डर ऑफ 3z, तो जो z का ऑर्डर है 2/p वही होगा। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करना है तो ये दोनों माइनस तभी होंगे, यानी 2x माइनस 3z इज डिफाइंड इफ n इक्वल्स टू p। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन इतना आ गया कि n और p इक्वल होने चाहिए। अब यहां पर कहता है कि a आपके पास ये है, प्रूव आपको ये करना है कि ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है। तो पहले आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर a² फाइंड करना है, फिर 4 को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो a² का मतलब हो गया 2 3 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 3 1 2 से, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की जगह वही 2 3 1 2 प्लस i। अब यहाँ पर i स्पेसिफाई नहीं करा कि भाई ऑर्डर इसका 2 लेना है या 3 लेना है, तो वो आपको खुद ही समझना है कि भाई बाकी जो क्वेश्चन है उसमें 2/2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी आपके पास 2/2 मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इस एलिमेंट को इससे करते हैं, 2 × 2 4 प्लस 3 × 1, यहाँ से 2 × 3 6 प्लस 3 × 2, फिर 1 से इसको करेंगे 2, 2 से इसको करेंगे 2, 1 × 3 प्लस 2 × 2 माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई प्लस
अब इन सबको आपस में आपको सॉल्व करना है। तो ये 4 + 3 7 आ गया, इधर से -8 और इधर से 1। 6 + 6 12 -12 + 0। 2 + 2 4 -4 + 0। 3 + 4 7 -8 + 1। अब इसको देखो, ये आएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। If A and B are symmetric matrices of the same order, then what can be said about the matrix AB minus BA? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको करना हो कि आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है, आपको एक मैट्रिक्स का पता लगाना है कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो हमेशा आप उसका ट्रांसपोज करके देखो कि क्या बनता है। ए बी माइनस बी ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दिया हमने पी। अब इसका आप ट्रांसपोज निकाल के देखो। इसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांसपोज की। तो उसमें जो पहली मैट्रिक्स है यहाँ पर ए बी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ रिवर्स लो लगाओ, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में इसने बताया कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो सिमेट्रिक कब होती हैं? जब उनका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यानी ए ट्रांसपोज की जगह आप ए पुट कर दोगे और बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर दोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। रीजन दे देना, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहां पर देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, तो मैट्रिक्स तो ये वही बन रही है, लेकिन साइन चेंज है। तो आप यहां से माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालने पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस पी। यानी हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स तो सेम आ गई, लेकिन माइनस साइन के साथ आई। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, आपको उसको इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, उसको ऐड करें तो आपके पास वो यही सेम मैट्रिक्स आए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो 1 2 3 -4 -1 0 3 5 एंड 1। उसके बाद आप करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, ट्रांसपोज ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 2 - 4 3 + 3 -4 + 2 -1 -1 0 + 5 3 + 3 5 + 0 1 + 1, ये आ गया। उसके बाद इसका आप हाफ करो, उसको नाम दे लो आप पी। इसका हाफ करेंगे तो 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 और 1। अब ये दिखाओ कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इसका ट्रांसपोज करो, 1 -1 3, इस सेकंड वाली रो को लिखेंगे, फिर थर्ड रो को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी ये P के बराबर ही आई। तो यहाँ से हम कहेंगे कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही आप इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालो। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है। तो ए में से इसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे, यानी 1 -1 0 2 + 4 हो जाएगा, ये 6 3 - 3 0 -4 -2 -6 -1 + 1 0 0 -5 -5 3 - 3 0 5 - 0 और 1 - 1
0। अब इसका आप हाफ करो, उसको मान लेते हैं Q। तो यहाँ पर देखो 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। अब इसका ट्रांसपोज करके देखा हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये 0 3 0 को इधर लिख लेंगे, -3 0 -5/2 0 5/2 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आगे, बस साइन चेंज हो गए। जहाँ +3 था वहाँ -3 हो गया, जब -5/2 था वहाँ प्लस हो गया। तो यानी ये -Q के बराबर आ गई। तो इससे ये प्रूव हो गया कि Q एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, एक तो P आ गई सिमेट्रिक और एक Q आ गई स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास A मैट्रिक्स बनेगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P + Q, यानी P कितना आपके पास 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 1 प्लस यहाँ पर Q पुट कर दो। बस आपको इसको एक्सप्रेस कर देना है, इसको ऐड करना नहीं है। ऐड अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो कि इनको ऐड करने पर आपकी मैट्रिक्स ए बन रही है नहीं बन रही है। देखो चेक कर लो, यहाँ से 1 -1 प्लस में 3 2 आ जाएगा और 3 + 0 3 आ जाएगा। ऐसे आप आगे भी चेक करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वहाँ से आप ये कह सकते हो कि भाई आपका आंसर ठीक है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हो, पर आपको उसको करके दिखाने की नीड नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z। एक्स वाई जेड की आप वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आप प्रॉपर मल्टीप्लाई पे मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि यहाँ पर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमें ये पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी से ही मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स सेम ही आती है। तो यानी इस मैट्रिक्स को, ये क्योंकि आइडेंटिटी है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स वाई जेड ही रहेगा। यहाँ से ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि x + y + z की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 0 है। और इन सबको आप ऐड करोगे तो 1 - 1 + 0 यानी आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो 3 मैट्रिक्स है, एक तो ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी क्या मैट्रिक्स बनेगी, आपको ऑर्डर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप बता सकते हो इसमें कि भाई इसमें तो 1 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा कि 1 रो 3 कॉलम। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 1 हो गया, x × 2 2x, 15 × 1 15। पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया। अब पहली रो को ही कर रहे हैं तो रो में ही लिखना है आपको। दूसरे कॉलम से कर रहे हैं 1 × 3 3 + 5x + 3। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 + x + 2। ये पहली दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो तीसरी मैट्रिक्स थी उसको हमने ऐसे लिख दिया =2 में नल मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करो पहले, ये आ जाएगा 2x + 16, इधर से आ जाएगा 5x + 6 x + 4 1 2 x। अब यहाँ पर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। एक रो है एक कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो 2x + 16 को इससे करेंगे तो 2x + 16 प्लस 5x + 6 को इससे करेंगे तो 10x + 12। x को इससे करेंगे तो आ जाएगा x² + 4x = 0। अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x², 2 + 10 12 हो गया, 12 + 4 16,
16 और 12 28। तो यहाँ पर आपको 28 के फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 16 आ जाए। तो एक फैक्टर हो गया आपके पास 14, एक फैक्टर हो गया 2। तो x प्लस 14 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से -14 भी आ सकती है और -2 भी आ सकती है। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही 3 मैट्रिक्स है यहाँ भी, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू में 2, 2x, 4 इंटू में 1, -1 इंटू में 2। पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 1, 4 इंटू 0, 1 इंटू -2। फिर यहाँ से -x प्लस 0 -4 इंटू में यहाँ पर लिखा है x 4 -1, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज, यानी आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करके लिखो x 4 -1। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आ जाएगा 2x प्लस 2, x माइनस 2, -x -4। इसको इंटू करेंगे x 4 -1 से। तो x को इन दोनों से करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। x -2 से 4 को करेंगे 4x -8, -1 से इसको करेंगे तो x प्लस 4। तो ये बन गया 2x स्क्वायर, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7x और -4। तो मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट को आ रहा है -8, तो -8 के फैक्टर करेंगे जिससे हमारे पास 7 आ जाए। तो हम 8x ले लेंगे और एक -x ले लेंगे। पहले दो में कॉमन निकालेंगे तो 2x आ रहा है, x प्लस 4 -1 x प्लस 4। तो एक फैक्टर 2x -1 बन गया और एक फैक्टर x प्लस 4 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 1/2 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आ रही है। अब हमें दोनों आंसर लेने या नहीं लेने हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि यहाँ फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब आपको इंटीजर्स में आंसर देना, फ्रैक्शन में नहीं देना। तो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई है, वो आई है -4। ठीक है, बेशक नेगेटिव हो, लेकिन अब उसने इंटीजर बोला है तो इंटीजर में ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 बुक सेलर A एंड B सेल द बुक ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। 2 तरह की बुक वो सेल कर रहा है, मैथ्स की भी और अप्लाइड मैथ्स की भी। इन द मंथ ऑफ मार्च बुक सेलर A सोल्ड 250 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। तो बुक सेलर A है यहाँ पर, बुक सेलर हम A इधर ले लेते हैं, B इधर ले लेते हैं। एक मैथ्स की बुक है और एक अप्लाइड मैथ्स की बुक है। ठीक है, तो बुक सेलर ए क्या कर रहा है, 250 बुक्स मैथ्स की सोल्ड कर रहा है, अप्लाइड मैथ्स की 400 सेल कर रहा है। और बुक सेलर बी 230 बुक्स मैथ्स की सेल कर रहा है और अप्लाइड मैथ्स की 425 सेल कर रहा है। इन द मंथ ऑफ, ये किस मंथ की बात हो रही है, ये बात हो रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब उसके बाद अप्रैल मंथ की बात हो रही है। अप्रैल मंथ में बनाओ ऐसी, बुक सेलर ए, बुक सेलर बी और मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। तो अप्रैल में अब क्या हो रहा है, बुक सेलर ए सोल्ड 550 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 300 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। बुक सेलर बी सोल्ड 270 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 450 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। ये हो गया। इस मैट्रिक्स को आप P मान लो, इसको आप Q मान लो। अब आपसे पूछता है आगे कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ये रिप्रेजेंट कर दी हमने। एंड फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो टोटल सेल निकालने का मतलब है आपको P प्लस Q निकालना है। P प्लस Q, बुक सेलर A, बुक सेलर B, इधर मैथ्स और इधर अप्लाइड मैथ्स। तो देखो मैथ्स की बुक ये 250 सेल कर रहा है, यहाँ पर 550 सेल कर रहा है, इधर से 400 और 300, 230
270, 425 एंड 450। तो ये क्या मैट्रिक्स बन गई, इन दोनों को ऐड करोगे 800 हो गया, ये हो गया 700, इधर से आ जाएगा 500, इधर से आ जाएगा 875। यानी बुक सेलर ए सोल्ड 800 books of maths and 700 books of applied maths. Bookseller B sold 500 books of maths and 875 books of applied maths. तो इस तरह आप लास्ट में अपना जो आंसर है वो स्टेटमेंट में दे देना। नेक्स्ट में कहते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर 12 एंड 27। पेन और नोटबुक की कॉस्ट आपको दी हुई है। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल 5 पेन एंड 7 नोटबुक। तो यहाँ भी एक शॉपकीपर हमारे पास पी है, एक शॉपकीपर क्यू है, दो चीजें वो सेल कर रहे हैं, एक पेन और एक नोटबुक। तो शॉपकीपर पी जो है वो सेल कर रहा है 5 पेन एंड 7 नोटबुक। अब शॉपकीपर क्यू सेल कर रहा है 6 पेन और 4 नोटबुक। ये हो गया। उसके बाद अब कहता है फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय बोथ द बुक सेलर यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। जो टोटल जो मनी उन्होंने रिसीव करी है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी है, पेन की कॉस्ट है, एक पेन की 12 और नोटबुक की 27। तो इसको लिखना है आपको 12 और 27। अब ये लिखना कैसे, इसको एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर कंफ्यूजन ये रहती है सर मल्टीप्लाई वाली में स्पेशली, जैसे पिछली बार एडिशन वाली थी, एडिशन वाली में अगर आप इसको चाहते तो इसको ट्रांसपोज करके भी लिख सकते थे, 200 250 इधर, 400 इधर, 230 इधर, 425 इधर, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप करोगे ट्रांसपोज करके, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, दो शॉपकीपर हैं, पेन और नोटबुक, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, या फिर आप कैसे लिख सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे भाई पी और क्यू आपने यहां ले लिया 5764। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैं ऐसे लिखना चाहिए या इसको ऐसे लिखना चाहिए। तो वहीं ऑर्डर वाला कंसेप्ट आप देखो भाई, इसका ऑर्डर तो 2/2 है, चाहे आप ऐसे लिखोगे चाहे आप ऐसे लिखोगे, इसका ऑर्डर तो 2/2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसका ऑर्डर बन रहा है 1/2, सॉरी 2/1। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सेम है, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के रो में लिख देता तो क्या बनता, 2/2, यहां बनता 1/2। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, जो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स है, वो आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, यहां पर ये पी की कॉस्ट है, ये क्यू की कॉस्ट है। अब बात रही पहली मैट्रिक्स की, कि पहली मैट्रिक्स आपको ऐसे लिखनी चाहिए या ऐसे लिखनी चाहिए। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, अब देखो यहां पर अगर मैं इधर से निकालूं मल्टीप्लाई कर, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां पर P वाला P से मल्टीप्लाई हो रहा है और Q वाला Q से मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉरी, ये P और Q की कॉस्ट नहीं है, ये तो पेन और नोटबुक की कॉस्ट है। एक मिनट, ये पेन की है और ये नोटबुक की है। P और Q तो शॉपकीपर है, उनकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो P है वो पेन से मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी कॉस्ट, ये यहां पर पेन इधर आ जाएगा, नोटबुक इधर आएगा। तो ये पेन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर ये पेन वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रही है नोटबुक से। तो पेन की कॉस्ट ये तो ठीक है, चलो पेन से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर इस पेन की जो कॉस्ट है वो नोटबुक से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो गलत निकलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पेन है, इस पेन की पेन से वाले से मल्टीप्लाई होगी और नोटबुक की नोटबुक वाले से मल्टीप्लाई होगा। अगली शॉपकीपर के पास जाएंगे तो उसके पास 6 पेन है, तो ये पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, नोटबुक वाला नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन सही फिट होना चाहिए, तो आपको मैट्रिक्स ऐसे लिखनी है। यानी हमारा ये तरीका गलत है, ये तरीका हमारा ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको मैट्रिक्स लिखनी चाहिए। अब इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो निकालेंगे। ये मैट्रिक्स अगर हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो टोटल जो रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू
ये निकलेगा आपका ए बी को मल्टीप्लाई करने से। तो 5 इंटू 12 60 प्लस 7 इंटू 27 189, 6 इंटू 12 72, 4 इंटू में 27 108। अब इनको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 9 249 हो गया, ये इधर से आ जाएगा 180। तो ये रेवेन्यू आपके पास शॉपकीपर पी का आ गया, ये रेवेन्यू शॉपकीपर क्यू का आ गया। तो रेवेन्यू ऑफ शॉपकीपर इज ₹249 एंड रेवेन्यू ऑफ शॉपकीपर क्यू इज ₹180। तो इस तरह से आपको अपना आंसर फाइनल करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो मैट्रिक्स का वन शॉट है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।